तो टोटल 80 बच्चों को ज्यादातर एडमिट किया सबने, अभी कहीं कहीं 120 हो गए। मैंने बार बार ये बात लिखी भी और कही भी कि इससे देश का कोई कल्याण नहीं होने वाला। जिस देश में 140-45 करोड़ की जनसंख्या हो, उसमें हम साल भर में सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को मिलाकर अगर 2000 ग्रेजुएट सिर्फ निकाल रहे हैं तो ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, ये ड्रॉप इन द ओशन है। इसलिए जब तक लॉ कॉलेजेस में लीगल एजुकेशन में सुधार नहीं होगा, एफिलिएटेड कॉलेजेस में हालात बेहतर नहीं होंगे, तब तक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज लीगल एजुकेशन में समाज का कोई बहुत बड़ा कल्याण करेंगे मुमकिन नहीं है। अपना जरूर होगा। जितने भी हमारे बच्चे हैं जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में हैं, उनमें से ज्यादातर तो आपको मालूम है कि बड़ी बड़ी कॉरपोरेट फर्म्स ज्वाइन करते हैं, विदेशों में जाते हैं, पढ़ते हैं, टीचर बन जाते हैं। बहुत से उनमें से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। लेकिन छोटे छोटे तहसीलों में, रेवेन्यू कोर्ट्स में, जिलों में, जहां हमारे समाज का ज्यादातर बड़ा हिस्सा रहता है, उसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के जो लॉयर्स हैं, ये सॉफ्ट लॉयर्स हैं। सॉफ्ट लॉयर्स का मतलब ये कि इनको जरा एसी वेसी रूम इस टाइप का हो, वहां बैठ के ये वकालत कर सकते हैं। जो हार्श कंडीशंस हैं, आपने देखी है फिल्म जॉली एलएलबी, उसमें वो पंखा भी बड़ी मुश्किल से चल रहा है उसके ऊपर। तो जो हालात हैं, मुख्य न्यायाधीश देश के एनवी रमन्ना सर चाहते हैं कि एक जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा एक कॉरपोरेशन बने। अभी तक वो सपना पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन जो रियल रोल कोई या योगदान लीगल एजुकेशन में होगा, वो हमसे नहीं होगा, वो देव स्वरूप साहब से होगा। 82 कॉलेजेस हैं और 82 कॉलेजेस में जब आप सैकड़ों की तादाद में लोगों को एडमिट कर रहे हैं, और जैसे आपने बताया कि उनका 4,500 लोगों का रिजल्ट भी ऑनलाइन डिक्लेयर हो गया, आप जरा सोचिए, जरा वो देखिए कि चार्ज ले रहे हैं ये मार्च में। मुझे पता नहीं था इनकी वजह से कोविड हुआ। जैसे ही ये बने कुलपति, पूरा देश बंद हो गया, लेकिन ये बंद नहीं हुए। इन्होंने उस कोविड के दौरान लगातार मुझसे टच में रहे कि अब सिलेबस बन गया, अब ये हो गया, अब एडमिशन हो गए, आपको पहला जो है वो लेक्चर इनॉग्रल टॉक देनी है यूनिवर्सिटी को लॉन्च करने की। तो मेरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से अब एक दूसरे तरह का रिश्ता है। जो आप लोगों ने प्यार दिया तो जाहिर है कि उससे मैं कुछ भावुक भी हो रहा हूं, कुछ ओवरवेल्म भी हूं। लेकिन ये यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है जिसमें मैंने गेस्ट की हैसियत से पहली टॉक दी हो, मतलब फर्स्ट लेक्चर आपकी यूनिवर्सिटी में मैंने दिया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा का मैं फाउंडर वाइस चांसलर था, वहां भी मैंने लेक्चर दिया था, लेकिन वो तो इनवाइटेड लेक्चर नहीं था, वो तो मैं होस्ट था। तो वो एक वेलकमिंग स्पीच थी। जिस तरीके से आपने काम किया है, इससे पहले भी आप कर चुके हैं राजस्थान में, और आज मैं सुबह से देख रहा हूं कि वाइस चांसलर साहब से जो भी आके ग्रीट करता है, ये नाम लेके उससे मिलते हैं। भैया अपनी यूनिवर्सिटी के टीचर्स को हम लोग नहीं पहचानते, ये सारे राजस्थान की हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज के आदमी को पहचानते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने सही कहा था कि भाई हम इन्हें जानते नहीं थे, लेकिन इनके काम के बारे में सुना, और उस तरीके से ये विश्वविद्यालय, मतलब मैं समझता हूं कि रिकॉर्ड टाइम में उसको फंक्शनल करना, मुझे क्योंकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के बारे में ज्यादा पता है, उनकी कई वाइस चांसलर से मेरी बहुत अच्छे रिश्ते रहे। प्रोफेसर कौल तो अलीगढ़ के ही थे, प्रोफेसर मित्रा जो मेरे भी गुरु थे, वो उसके फाउंडर थे,
और फिर जो अभी करंट वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर पूनम, वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, और जस्टिस माथुर से मैं बड़ा उनका आदर करता हूं, वो भी बड़ा मुझसे प्यार करते हैं। 20 सालों में उन्हें इतना पैसा नहीं मिला जितना इन्होंने 1-1.5 साल में ले लिया स्टेट गवर्नमेंट से। तो मुझे नहीं मालूम कि ये सारे, और ये सब बड़े बड़े लोग अपनी फील्ड के, कि कोई मतलब जस्टिस माथुर या प्रोफेसर मित्रा, ये कोई ऐसे ऑर्डिनरी अथॉरिटीज हैं ये, तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी तो नहीं है, तो खुल गया राज आपका। तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से ये आज का भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज का ये योगदान तो सराहनीय है कि वो लोग जो लॉ नहीं करते थे वो अब लॉ की तरफ आकर्षित हुए। बड़ी पुरानी बात है, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में कुछ ऑफिसर्स बैठे हैं, मैं तो वहां हर बार फाउंडेशन वाले कोर्स में, फिर फेज 4 फेज 5 सारी ट्रेनिंग्स में जाके पढ़ाता हूं। तो ये बहुत पुरानी बात है, उस जमाने में तो मैं भी स्टूडेंट था। इंडिया टुडे में एक डाउरी के बारे में कवर स्टोरी निकले। कवर स्टोरी ये थी कि साहब दहेज की मार्केट क्या चल रही है। तो उन्होंने कहा साहब अगर आप इंजीनियर, ये पुरानी बात है उस जमाने की, आजकल तो ये बिल्कुल वैलिड नहीं है, साहब अगर इंजीनियर हैं तो 2 लाख रुपए, और डॉक्टर हैं तो साहब 10 लाख रुपए। और उसमें लास्ट लाइन में यह था कि अगर आप वकील हैं तो आपको देने पड़ेंगे 1 लाख रुपए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने इसको बदल दिया, यह उनका कंट्रीब्यूशन है। नालसर में भी और बेंगलोर में भी हर साल कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आईआईटीज की इंजीनियरिंग छोड़ के हमारे यहां आते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एमबीबीएस में क्वालिफाई करते हैं और उसके बाद लॉ करना प्रीफर करते हैं। दरअसल लॉ के डिसिप्लिन में एक बड़ी खास चीज है, और ये एक मैंने आपसे कह रहा हूं कि इसको जरा सोचिएगा, और अभी जब मुख्यमंत्री जी आए तो आप उन्हें बताइएगा। हमारी फील्ड में कहा यह जाता है, बच्चों के लिए खास तौर से कह रहा हूं, कि देखो भाई अगर आप हैं सक्सेसफुल तो बनेंगे मोतीलाल। सुना है नाम आपने? मैंने सुबह बताया था मोतीलाल नेहरू, आनंद भवन इलाहाबाद में बहुत बड़े वकील थे। पहला देश का जो संविधान का मसौदा था वो उन्होंने बनाया। अंग्रेजों ने चैलेंज किया था कि इंडियंस जो हैं ये अपना संविधान बना नहीं पाएंगे, उन्होंने आनंद फानन में बना लिया था। वो एक कमेटी थी, मोतीलाल नेहरू कमेटी, कि अगर आप लॉ में सक्सेसफुल हैं तो बनेंगे क्या, और फेलियर हैं तो बनेंगे जवाहरलाल। नेहरू जी अच्छे वकील नहीं थे, पटेल उनके मुकाबले में वकील बहुत अच्छे थे। शेक्सपियर ने लिखा, द फर्स्ट थिंग वी शुड डू इज टू किल ऑल लॉयर्स। सबसे पहला काम यह करना चाहिए हमें कि सारे वकीलों को मार डालना चाहिए। मैं शेक्सपियर से एग्री नहीं करता। अगर वकील मर जाएंगे तो उनका अल्टरनेटिव क्या है, सब्स्टिट्यूट क्या है? वकील लड़ते हैं अधिकारों के लिए और दूसरों के अधिकारों के लिए। वकील लड़ते हैं समाज में रूल ऑफ लॉ के लिए। अगर कोई समाज रूल ऑफ लॉ से हट गया तो वहां अनार्की हो जाएगी, गुंडागर्दी हो जाएगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी। वकील लड़ता है समाज के लिए, इसलिए वकीलों को न मारें। अब ये कि वकीलों में अगर आप पूरा वो देखें, मर्चेंट ऑफ वेनिस भी पढ़ें तो उसमें भी आप देखेंगे कि वकालत पोर्शिया करती हैं। अल्टीमेटली कहती हैं ठीक है इसका फ्लैश ले लो तुम, क्योंकि ये हुई थी कि फ्लैश ले लेंगे एंटोनियो, लेकिन एक ड्रॉप ऑफ ब्लड नहीं निकलना चाहिए। हेयर स्प्लिटिंग की जो आर्ट है
ये वकालत की जान है। अगर आपके टीचर आपको क्लास में गेम ऑफ वर्ड्स नहीं सिखाते, एक मैंने शब्द बोला रूल ऑफ लॉ, ये हमारे संविधान का उद्देश्य है और आदर्श है। एक है शब्द रूल बाय लॉ। रूल बाय लॉ ये कि आपके पास बहुमत है संसद में या विधानसभा में, आप जो चाहें कानून बना दें। सिर्फ संविधान से काम नहीं चलता। संविधान अपने आप में कोई बहुत किसी समस्या का हल नहीं है। संविधान तो हिटलर के पास भी था, वायमार संविधान। संविधान के साथ होना चाहिए संविधानवाद। संविधानवाद यह है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमको बता दिया, जो हमारे ग्रेट हिंदू रिलीजन ने हमको बता दिया। इंद्रियों पर कंट्रोल, इंद्रियों पर अंकुश। आपको यह फीलिंग हो कि मुझे पावर नहीं है, यह फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस, यह है संविधानवाद। संसद को लगे कि यह काम मैं नहीं कर सकता, यह तो विधानसभा का अधिकार क्षेत्र है। प्रधानमंत्री को यह लगे कि यह मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं, यह अधिकार क्षेत्र तो संसद का है। संसद को लगे नहीं, यह पावर तो न्यायालयों की है। मैं समझता हूं कि अगर सबको यह लगे कि हम एब्सोल्यूट मास्टर्स और रूलर नहीं हैं और हमारी लिमिटेड शक्तियां हैं, सीमित शक्तियां हैं, तब देश आगे बढ़ेगा। मैं समझता हूं कि आप सब लोग और वाइस चांसलर साहब बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं। आपने पूरे दिन बैठ के बड़े दिल से सारे वक्ताओं को सुना और जिस तरह का प्यार और सम्मान आपने मुझे दिया है, मैं भावुक भी हूं और मेरे पास शब्द नहीं है। आप में से बहुत से विद्यालयों के प्रिंसिपल्स और मैनेजर्स ने मुझसे कहा है, आप जब भी कहेंगे मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। बहुत